हाँ ठीक है, वो अभी पहुंच रहा है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नवीन अभिकल्पन विषयक 3 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला में सम्मिलित सभी प्रबुद्ध जन को मेरा सादर प्रणाम। राजस्थान के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू और अरावली की बाजुओं में स्थित है माधव विश्वविद्यालय। माधव विश्वविद्यालय के मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय तथा शिक्षा संकाय की ओर से मैं विदुषी आमेटा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही ब्रह्म कुमारी संस्थान के राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल विंग द्वारा इस आयोजन में सहभागिता हो रही है। मैं ब्रह्म कुमारी संस्थान की ओर से भी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है माँ सरस्वती। माँ सरस्वती की वंदना से मैं कार्यक्रम प्रारंभ की अनुमति चाहती हूँ। बन जा रही है, अच्छा चल रहे हैं। क्योंकि बंदर कितना बड़ा
सभी श्रोतागणों को नमस्कार। लेकिन हमारे जो यूपी का इलेक्शन के वक्त में तो ये सभी को एक बार पुनः नमस्कार। आभासी मंच पर उपस्थित होकर हमारे मूल्यवान मेहमानों का सुगंधित पुष्पों से स्वागत करना हमारे भाग्य में नहीं है, परंतु शब्द पुष्पों का महत्व भी कम नहीं होता है। शब्द ब्रह्म सृष्टि में अमर होकर युग युगों तक सुवासित होते रहते हैं। मैं समस्त प्रबुद्ध जन का शब्द सुनों से स्वागत करने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी ब्रह्मकुमारी संस्थान की ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल विंग के समन्वयक वी.के. सुरेश कुमार शर्मा जी को। आप संस्थान के सक्रिय सेवाकर्मी हैं और आजीवन ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मकुमारी संस्थान को समर्पित होकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। साथ ही सड़क सुरक्षा एवं राजयोगा संबंधी विषय के आप विशेषज्ञ हैं। भारत के कई शहरों में 200 से अधिक बार आपने सड़क सुरक्षा से संबंधित व्याख्यान दिए हैं। भारतीय रेल सेवा, भारत के परिवहन प्राधिकरण आदि के द्वारा आप सम्मानित हो चुके हैं। साथ ही साथ उन सभी प्रमुख संस्थानों के द्वारा आपको कई बार व्याख्यान के लिए सादर आमंत्रित किया जाता है। मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी वी.के. सुरेश कुमार शर्मा जी को। सर कृपया शब्द सुनने से हमारे मूल्यवान मेहमानों का स्वागत करें। सर कृपया अपने माइक को अनम्यूट कर अपनी बात रखें। सभी का सुरेश कुमार शर्मा जी। क्या हम लोग 11 बजे मतलब आगे मैं 11 बजे जब ये आ गई हूँ मैं काम शुरू करके खड़ी देखी थी और मैं 11 बजे देखा, मैंने कहा फोन आया नहीं, शायद मुझे लग रहा आज भी नहीं बैठी। सर आप हमारे साथ में हैं, जुड़े हुए हैं। कृपया अपने माइक को अनम्यूट कर अपनी बात रखें। सुरेश कुमार शर्मा सर, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ में।
कार्यक्रम में प्रतिभागी और सम्मिलित हो सकते हैं। 500 के लगभग हम लोग जुड़ पाएंगे और यूट्यूब पर भी हमारा कार्यक्रम संचालित हो रहा है, वहां पर भी प्रतिभागी लाभान्वित हो सकते हैं। हम सबको मेल कर दिया है हमने और हम यहाँ चैट बॉक्स में भी एक बार पुनः डाल रहे हैं। तकनीकी की अपनी सीमाएं होती हैं और शीघ्र ही के सुरेश कुमार शर्मा सर हमारे साथ में होने वाले हैं। तब तक हम चर्चा करते हैं कि जो हमने आज का विषय रखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर। कई बातें हम कहते रहते हैं शिक्षा को लेकर के प्रारंभ से ही हमारे यहाँ पर गुरुकुल शिक्षा पद्धति रही और भारतीय जो शिक्षा पद्धति रही उसके बाद में अंग्रेजों के समय में लॉर्ड मेकाले के समय में कई सारी बातें कई सारे प्रावधान परिवर्तित होते गए हैं और इसके बाद में वर्तमान समय में हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पर हम एक गुलाम मानसिकता की ओर बढ़ रहे हैं। भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के नए प्रावधान बनाए हैं और इसके तहत हम नई बातों पर आज चर्चा करेंगे। कहा जाता है नाती क्रांतानि सूचेत प्रस्तुतान्याना गतानि च चित्यानि च। बीती बातों पर दुख न मनाएं, वर्तमान तथा भविष्य की बातों पर ध्यान देते रहें और इसी कारण से जो वर्तमान है हमारा उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जो हमारा भविष्य हो सकता है जिसको कि सुरक्षित कर सकते हैं उस विषय पर हमें चर्चा करनी है। हो सकता है कमी हो तो सब वापस दिया। शीघ्र ही हमारे विद्वान वक्ता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और हम उनके शब्दों से लाभान्वित होंगे। बीके सुरेश शर्मा सर, अगर आप जुड़ गए हैं तो कृपया अपने माइक को अनम्यूट करके अपनी बात रखें। सुरेश शर्मा सर, अगर आप जुड़ गए हैं तो कृपया अपने आप को अनम्यूट कर अपनी बात रखें। सभी प्रतिभागियों के लिए एक यूट्यूब का लिंक डाला जा रहा है। बीके सुरेश शर्मा सर, क्या आप जुड़ गए हैं हमारे साथ में? सर शायद जुड़ नहीं पाए हैं किसी तकनीकी समस्या के कारण से। कोई समस्या नहीं है, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी विषय के परिचय के लिए आदरणीय प्रेसिडेंट सर प्रोफेसर गोविंद सिंह सर को। आप हमारे संस्थान के प्रमुख हैं
आप कृषि विज्ञान क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में लगभग 35 वर्षों तक अध्यापन एवं महत्वपूर्ण पदों पर गौरवमयी सेवा देने के बाद कुछ समय बाद आपने अमेरिका के विश्वविद्यालय में भी अपनी सेवाएं दी हैं। आपके प्रबुद्ध एवं सकारात्मक मार्गनिर्देशन के साथ हमारा विश्वविद्यालय उन्नति कर रहा है। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ सर। आदरणीय प्रेसिडेंट महोदय, कृपया अपने आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय प्रोफेसर गोविंद सिंह सर, प्रेसिडेंट माधव विश्वविद्यालय। आप सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नवीन अभिकल्पन जो 3 दिन का ऑनलाइन वर्कशॉप है, आज उसका शुभारंभ हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऑनरेबल प्रोफेसर टीवी कट्टीमणि साहब, कुलपति केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं कि आप जैसी महान शिक्षाविद हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। साथ ही मैं मुख्य वक्ता डॉक्टर राम विनय सिंह का भी स्वागत करता हूं, जो कि संस्कृत विभाग डीएवी कॉलेज देहरादून से हमारे साथ हैं। इस पटल पर जो भी शिक्षाविद यहाँ पे मौजूद हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ अपनी तरफ से, और माधव विश्वविद्यालय सिरोही पिंडवाड़ा की तरफ से आप सभी का इस वर्कशॉप में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये 34 साल बाद 29 जुलाई 2020 को क्रियान्वित हुई है और इसका 1 साल पूरा भी हो चुका है। मुझे खुशी है कि इस नीति को बनाने में जो 9 मेंबर्स थे, उसमें से एक आज हमारे साथ प्रोफेसर कट्टीमणि साहब हैं, जो इस शिक्षा नीति के बारे में हमें बताएंगे। क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और ये जो 3 लाइन का ऑनलाइन वर्कशॉप है, इसमें एक्सपर्ट्स की अपने अपनी राय और ये शिक्षा नीति क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भारत शिक्षा के बारे में बहुत सदियों से सबसे अग्रणी रहा है। कई सदियों पहले नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय और भी कई विश्वविद्यालय इस देश में थे, जो आक्रांताओं ने बाद में ध्वस्त करने की कोशिश की। कोई भी देश अगर आगे बढ़ सकता है तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो शिक्षा के मामले में अग्रसर हो। और अगर आज हम विश्व में कहीं भी अग्रसर हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि हमारी शिक्षा अभी तक गुणवत्ता में देश और विदेश में बनी हुई है। चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो अंतरिक्ष हो, या और भी मेडिकल साइंस हो, हमने पूरे विश्व भर में इस शिक्षा की वजह से अपने आप को अग्रसित किया है। आवाज बहुत कम आ रहा है। मैं तो तेज बोलने की कोशिश करूंगा मैडम, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। नहीं सर, आवाज अच्छा आ रहा है। मैम, आपका प्रॉब्लम हो सकता है। धन्यवाद। आवाज बिल्कुल साफ आ रहा है, आवाज बिल्कुल साफ आ रहा है, बिल्कुल साफ आ रहा है। थोड़ी देर मेरा प्लीज अपना म्यूट पे रखिए, थोड़ा सा बियर कीजिए हमारे साथ। सर, कोई बियर की प्लीज प्रोसीड। सॉरी फॉर द सेम, प्लीज प्रोसीड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये जो नई शिक्षा नीति है, इससे क्या बनाने की जरूरत पड़ी, और जो पुरानी शिक्षा नीति थी
उसमें क्या सुधार की जरूरत पड़ी, यही इस नई शिक्षा नीति के अंदर है। और जो मुझे सबसे चीज अच्छी लगी इसमें वो ये कि किसी भी स्ट्रीम के प्रति रिजिड नहीं है। आप एक स्ट्रीम से एंटर करिए और जिस स्ट्रीम से आप बाहर निकलना चाहें वो निकल सकते हैं। तो स्कूल एजुकेशन और जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें इस तरह का चेंज किसी भी स्टूडेंट के लिए अच्छा होगा, ऐसा मेरी मानना है। हमारा जो विश्वविद्यालय है माधव विश्वविद्यालय, जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि ये आबू रोड में स्थित है और ये मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी है जिसमें हर तरह के विषय जैसे इंजीनियरिंग, होम्योपैथ, साइंस, कला, खेलकूद यानी फिजिकल एजुकेशन, आयुर्वेद वगैरह कई स्ट्रीम्स में, कई डिपार्टमेंट में यहाँ पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और विद्या वाचस्पति की डिग्री दी जाती हैं। तो ये शिक्षा नीति जो सबसे पहले कर्नाटक ने 2020 में इम्प्लीमेंट की थी, उसके बाद धीरे धीरे इसकी इम्प्लीमेंटेशन बढ़ रही है। इस शिक्षा नीति के अंदर कोई किसी भी स्टूडेंट पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। ये स्टूडेंट के स्वयं के निर्णय के ऊपर होगा कि वो जो कोर्स सेलेक्ट करना चाहे उसमें वो सेलेक्ट कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो ये 5+3+3+4 का सिस्टम जो है पहले से चेंज है। जो अपन 10 और 12, 10 या 10+2 पर जितना हम जोर देते थे उससे ये अलग है। आगे चल के ये कितना सही होगा, कितना इसको लोग अपनाएंगे, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन इसमें 4-5 जो मानक हैं वो शिक्षा की नीति में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें उच्च शिक्षा का भविष्य और उसका सामर्थ्य क्या है इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तकनीकी शिक्षा और शिक्षा में तकनीकी शिक्षा हम लोग देते आ रहे हैं, लेकिन अभी करीब 1.5 साल से जो कोविड का असर रहा है उसमें शिक्षा में तकनीक की भी जरूरत अब आन पड़ी है। ऑनलाइन टीचिंग जो हम किसी तरह से विद्यार्थियों को दे रहे हैं उसमें भी तकनीक की जरूरत है। ऑफलाइन में भी तकनीकी शिक्षा में क्या तकनीक होनी चाहिए उसकी ज़रूरत है। इंटरैक्टिव बोर्ड्स हैं या और भी कई तरह की चीज़ें हैं, तो इस पर भी हमें विचार करना है, क्योंकि इस तरह का समय कम से कम मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा जिसमें 1-1.5 साल तक बच्चा घर में बंद रहा और हमने उसे किसी तरह से कोशिश की कि वो शिक्षा को ग्रहण करे। तो शिक्षा में तकनीक भी एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। एक गुणवत्ता शिक्षा बहुत जरूरी है। आजकल बच्चे जो हैं वो सीखने की कम कोशिश करते हैं और रटने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो उसको क्वालिटी एजुकेशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या उसके पैरामीटर्स होने चाहिए, उस पर भी हमें ध्यान देना है। दूसरा यह है कि जो भारतीय संस्कृति है इस नई शिक्षा में हमें कैसे बचा के रखना है, क्योंकि भारतीय संस्कृति हो सकता है कि हमारे देश में हम थोड़ा सा भूलते जा रहे हों, लेकिन विदेशों में इसकी बहुत धीरे धीरे लेकिन बहुत आराम से जो है ये बढ़ती जा रही है। लोगों का इसके प्रति मोह बढ़ता जा रहा है। तो हमें इन सबको बचा के रखना है और ये शिक्षा नीति हमारे लिए कैसे बढ़िया हो सकती है
जो आपका और हमारे बच्चों का भविष्य आसानी से आगे बढ़ाए और इस देश का नाम ऊंचा हो। मैं ज़्यादा समय न लेता हुए आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं और माधव विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं एक बार पुनः आमंत्रित करना चाहूंगी बीके सुरेश कुमार शर्मा सर को। वे हमारे साथ जुड़ गए हैं ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल विंग से। सर प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कर अपनी बात रखिए। बीके सुरेश कुमार शर्मा जी, अपने माइक को अनम्यूट कर अपनी बात रखें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी बीके सुरेश कुमार शर्मा सर, आप सुरेश जी जुड़ तो गए। कृपया शब्द समूह से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। सर प्लीज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग और ओम कि शांति। आपकी आवाज हमारे तक नहीं आ रही है सर। ओम शांति। आवाज आ रही है? सर वीडियो ऑफ कर दीजिए, आवाज क्लियर आ जाएगी। हाँ जी, ओम स्वागत। शांति। हेलो, ओम शांति। आवाज नहीं आ रही है सब। घरघराहट की आवाज आ रही है। शायद वहां पर कोई तकनीकी कारण से बीके सुरेश कुमार शर्मा जी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम समय नहीं गवाएंगे और आदरणीय टीवी कट्टीमणि सर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। माधव विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है सर। ब्रह्म कुमारी संस्थान की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सर का परिचय देना चाहूंगी, वैसे सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रोफेसर टीवी कट्टीमणि सर केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के कुलपति पद को सुशोभित करते हैं। आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण समिति के सदस्य भी रहे हैं। भारत सरकार की जनजाति कल्याण समिति के आप सदस्य हैं। 42 वर्ष से कई विश्वविद्यालयों में विभिन्न पदों पर आपने गौरवान्वित होकर सेवाएं दी हैं और कई पदों को आपने सुशोभित किया है। स्वीडन, बेलारूस, नॉर्वे, फिनलैंड, जोहान्सबर्ग, बुडापेस्ट, हंगरी आदि कई जगहों पर आपने एज अ विजिटिंग फैकल्टी के रूप में सम्मानजनक सेवाएं देते हुए हिंदी भाषा और भारत को गौरवान्वित किया है। इससे पूर्व आप जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश में भी कुलपति पद को सुशोभित कर चुके हैं। 15 से अधिक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक पुस्तकें आपके द्वारा लिखी गई है। लगभग 36 शोधार्थियों को आपके मार्गनिर्देशन में पीएचडी शोध उपाधि का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप भारत राष्ट्र की विभिन्न समितियों में लगभग 31 समितियों के अध्यक्ष व प्रमुख सदस्य के रूप में आप अपनी सेवाएं देते हैं और अपने कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते हैं।
32 संस्थानों में आप बोर्ड ऑफ स्टडीज अर्थात पाठ्यक्रम निर्माण समिति के सदस्य के रूप में अपनी गौरवान्वित सेवाएं देते हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ। माधव विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है सर। आप सादर प्रणाम करती हूँ और आपके अमूल्य वचनों को सुनने के लिए और आपके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए सर सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय प्रोफेसर टीवी कट्टीमणि सर। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं और मुझे बेहद खुशी होती है जब आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरी बात रखने का मौका आप लोगों ने मुझे दिया। मैं विश्वास करता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। जी बिल्कुल। ओके ओके। राजयोग ब्रह्म कुमारी का जो विश्वविद्यालय है, इससे मैं बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ। मैं एक बार वहाँ आ चुका हूँ, रह चुका हूँ। एक प्रोग्राम में मैंने भाग भी लिया था। वो सौभाग्य मुझे मिला है। जहाँ जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, वहाँ केंद्र है, वहाँ जाना, उन लोगों से बात करना, परिचय करा, अपने आप का परिचय करना, ये मेरा प्यार का विषय है। प्रोफेसर गोविंद सिंह जी और प्रोफेसर सुरेश शर्मा जी, प्रोफेसर खेम सिंह देहरिया जी जो मेरे मित्र हैं, वो भी इसमें उनका भी नाम देखा, वो जुड़े होंगे। और अन्य प्रोफेसर शुक्ला जी विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं मऊ के, आप सभी को, अन्य गणमान्यों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम करते हुए अपनी बातों को संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। माधव विश्वविद्यालय की परिकल्पना मेरे एक मित्र अमरकंटक से मुझे बताया कि आप इसमें भाग लीजिए। मैंने सहर्ष इसको स्वीकार कर लिया। अभी प्रोफेसर गोविंद सिंह जी की बातें सुनने के बाद, ये मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय है जहां आयुर्वेद पढ़ाया जाता है, जहां योग पढ़ाया जाता है, संस्कृत पढ़ाया जाता है, हिंदी पढ़ाई जाती है और होम्योपैथी पढ़ाई जाती है। तो आप लोगों ने ऑलरेडी एनईपी 2020 को लागू कर दिया है। एनईपी 2020 बहुविध डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय की बात करती है, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ने वाली बच्ची वो गणित भी पढ़ सकती है। गणित और केमिस्ट्री पढ़ने वाली बच्ची वो योग पढ़ सकती है। योग पढ़ने वाली बच्ची वो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ सकती है। एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने वाला लड़का वो शिक्षा में भाग ले सकता है। शिक्षा में भाग लेने वाले बच्चे वो आयुर्वेद का एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि वो इस तरह का है। वह एक एग्जाम्पल के माध्यम से, मैं उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को अपने आप को अभिव्यक्त करने की कोशिश करूंगा। मैं किसान का बेटा हूं। आप में से कई लोग किसान के बच्चे हैं। हमारे पिताजी किसान है, तो उनके पास 2 एकड़ की छोटी सी जमीन भी है। उनके पास 2 बैल हैं, एक गाय है, एक भैंस है और एक बकरी है, और फिर उनके पास एक आम का पेड़ है और कुछ नीम का पेड़ है। वो ज्वार उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, आम का फल भी आता है, दूध भी बेचते हैं, और वहाँ हमारे घर को जो भी चाहिए वो सब खरीदते हैं। साथ साथ में दवा दारू के लिए, उपचार के लिए जो चाहिए, जो तरकारी जो हमको खाने पीने के लिए जो चाहिए, वो सब हम पैदा करते हैं। इसका मतलब एक छोटा सा किसान भारत देश में वो हॉर्टिकल्चरिस्ट है, वो एग्रीकल्चरिस्ट है, वो वो आयुर्वेद का विज्ञान है, वो कई तरह के ज्ञान अपने पास रखते हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के बदले में अभी बहु ज्ञान वाला, समग्र ज्ञान वाला अध्ययन को एनईपी ने प्रपोज किया है और कहा कि हम सबको, अब देखिए मैं हिंदी का प्रोफेसर हूं, लेकिन मैं कन्नड़ जानता हूं, क्योंकि कन्नड़ मेरी मातृभाषा है। मैं हिंदी और कन्नड़ को जानते हुए अंग्रेज को भी जानता हूं। इन तीनों भाषाओं को जानते हुए भी माइग्रेशन पर आजकल मेरा
बहुत बड़ा काम चल रहा है। माइग्रेशन में दलित आदिवासी और गरीब लोग ही, गरीब तबके के लोग ही, गांव के लोग ही एक जगह से दूसरे लोग क्यों जाते हैं, उनकी क्या फिलोसॉफिकल आइडिया है, उनकी क्या सोशोलॉजिकल आइडिया है, आर्थिक आइडिया है, और जाति का समीकरण क्या है, और उनका एजुकेशन, जैसे ही वो हर बरस कहीं ना कहीं बाहर जाते रहेंगे, उनके बच्चों का एजुकेशन कैसे होगा। ये अब माइग्रेशन में जवान लेडीज का शोषण बहुत ज्यादा होता है, वो डिस्प्लेस होते हैं, मोरली उनको बहुत नुकसान पहुंचाया जाता है। इन सब का अध्ययन मैं हिंदी का प्रोफेसर कर रहा हूँ, मैं ही नहीं कर रहा हूँ, आप में से कई लोग कर रहे हैं। संस्कृत के कई प्रोफेसर, आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और विज्ञान के बहुत बड़े प्रोफेसर, कई प्रोफेसर संस्कृत के ज्ञानी हैं। संस्कृत के कई प्रोफेसर व्याकरण के ज्ञानी है, न्याय के ज्ञानी है, अर्थशास्त्र के ज्ञानी है। इसका मतलब है हमारा देश, हमारा समाज, भारतीय समाज पहले से हम कई प्रकार के काम करते आए हैं, कई प्रकार के ज्ञान संपादन करते आए हैं। अब देखिए, एक माँ, हम बोलते हैं गांव में रहने वाली हमारी माँ वो अनपढ़ है, हालांकि हमको इस तरह नहीं बोलना चाहिए, अपमानजनक है। अनपढ़ बोलना अपमानजनक है। उनके पास हमको अभी बोलना चाहिए, ये भी मुझे ज्ञान एनईपी में काम करते करते मालूम हुआ, वो उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन ज्ञान तो भरपूर है, क्योंकि वो रोटी बनाती है, वो चपाती बनाती है, वो सब्जी बनाती है, वो सांभर बनाती है, वो दाल बनाती है, वो किस मौसम में क्या बनाना है उनको मालूम है। जो कम सामान होने के बावजूद भी वो बहुत ही टेस्टी फूड बनाती है, और सबको सामान देखती है। खाना बनाने के बाद वो गाय भैंसों का देखभाल करती है। वो आप थोड़ा देखिए, टेक्निकल स्टाफ इसको देखिए, मेरी आवाज रिसाउंड हो रही है। इस तरह करते करते एक माँ जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, जिन्होंने पाठशाला का मुंह नहीं देखा, उन्होंने विश्वविद्यालय का मुंह नहीं देखा, लेकिन वो बहुत बड़ी ज्ञानी है, तो एनईपी कहती है उनके ज्ञान का हमको सम्मान करना है। वो कई प्रकार के धार्मिक धर्म से आते हैं, कई प्रकार के आर्थिक स्तर से आते हैं, कई प्रकार के सामाजिक स्तर से आते हैं। वो गांव से आते हैं, वो शहरों से आते हैं, वो स्लम से आते हैं, और वो अकेले नहीं आते, उनके साथ एक स्किल लेकर आते हैं, उनके साथ एक विजडम लेकर आते हैं, उनके साथ एक ज्ञान लेकर आते हैं। हम शिक्षकों को उनके ज्ञान का परिचय हमको लेना चाहिए। वो किस विषय में वो परिणित है, किस विषय में वो अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि एक बात है शिक्षा में, बंदर को हम मजबूर कर रहे हैं तुम पानी में तैरो, और हम मीन को, मछली को मजबूर कर रहे हैं पेड़ पर चढ़ो। बंदर वो पेड़ पर चढ़ने में उनको बहुत आसान होगा, और मछली को, मीन को पानी में तैरने में उनको आसान होगा। ये क्योंकि उनका वो गुण है, वो उनका गुण है। हम बोलेंगे ना, साइंस के विद्यार्थी वो कॉमर्स नहीं पढ़ सकते, कॉमर्स के विद्यार्थी एंथ्रोपोलॉजी पढ़ नहीं सकते, एंथ्रोपोलॉजी के बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, दक्षिण के बच्चे हिंदी नहीं पढ़ सकते, उत्तर के बच्चे वो कन्नड़ नहीं पढ़ सकते। ये नहीं है, ये एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि हम लोगों का जो डीएनए है, भारतीयों का जो डीएनए है, हम अपने आप 3 भाषाओं को जानते हैं, मिनिमम 3 भाषाओं को जानते हैं। भाषाएं भी हम
कर सकते हैं, जैसे अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत विश्वविद्यालय होने के नाते, मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय होने के नाते राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बहुत अच्छी तरह आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोफेसर गोविंद सिंह जी, प्रोफेसर शर्मा जी, आपसे मैं निवेदन करता हूं, आप अपने टीचर्स को कई लोगों से जोड़िए और हमको इंडस्ट्री के साथ हर डिपार्टमेंट को जोड़ने का, ये वीसी का काम नहीं है, ये रजिस्ट्रार का काम नहीं है, वहां काम करने वाले प्राध्यापकों का काम है। हमको अपने एक्सपर्टाइज के अनुसार, अपने सिलेबस के अनुसार हम इंडस्ट्रीज को ढूंढे, ऑनलाइन क्लासेस करें, हमारे बच्चों को इंडस्ट्री में भेजे, वो लोग ट्रेनिंग ले ले, क्योंकि हैंड ऑन एक्सपीरियंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। थैंक्स टू our honorable Prime Minister Modi ji, वो अभी लगातार बात कर, he is the greatest ambassador of our NEP 2020, वो लगातार बात कर रहे हैं, हमको कौशल सीखना है, हमको स्किल सीखना है, हमको हुनर सीखनी है, क्योंकि हम भारतीय पहले से एक हुनर के साथ आते हैं, एक हुनर के साथ होते हैं। कई लोग, मैंने कहा ना हम किसानों के बच्चे हैं, मैं तो कहूंगा हम किसानों के बच्चे ही नहीं, हम खुद किसान हैं। अमरकंटक में उसका उपयोग प्रयोग मैंने किया, और जहां 17, जब मैंने ज्वाइन किया तो 17 पेड़ थे, जब मैंने वहां से निकला 6 बरस बाद 40,000 पेड़ हमने लगाया था। ये इट्स पॉसिबल। हम टीचर्स जो चाहते हैं वो हो सकता है, क्योंकि हमारे साथ भगवान है, हमारे साथ शिव है, हमारे साथ माँ सरस्वती है, हमारे साथ जब सरस्वती आएगी लक्ष्मी भी आएगी। हमको अभी सरस्वती को और लक्ष्मी को जोड़ने की कोशिश करनी है। केवल ज्ञान के लिए बच्चे विद्यार्जन के लिए नहीं आते, वो कमाने के लिए भी आते हैं। पैसा कमाना कोई अपराध नहीं है, कानूनन पैसा कमाना, हालांकि इट इज ए ग्रेट प्लेजर, ये बहुत बड़ा संतोषदायक विषय है। हम गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, हम गांव से आए हुए हैं, हम कठिन जंगलों से आए हुए हैं, हम लड़कियां हैं, अपनी माँ के मुंह पर खुशी देखना चाहते हैं। हम स्लम से आते हैं, स्लम से इसलिए हम माधव विश्वविद्यालय में पढ़ने आए कि माधव विश्वविद्यालय में फी कम है, माधव विश्वविद्यालय में शिक्षक बहुत अच्छे हैं, माधव विश्वविद्यालय में लैब्स बहुत अच्छे हैं, माधव विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। और ये देखकर जो हमारे पास लोग पढ़ने आते हैं, शिक्षकों को उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी धार्मिक स्थिति, उनकी लैंग्वेज कैपेबिलिटीज, इन सब को देखते हुए हमको हिंदी में ज्यादा क्लासरूम टीचिंग करनी चाहिए, अंग्रेजी में भी करनी चाहिए। जो अन्य भाषा क्षेत्र से भी आए हैं उनको अपनी भाषा में बोलने के लिए, तर्जुमा के लिए, अनुवाद के लिए उनको हमको प्रोत्साहन देना है। आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू ऑल। आपके पास आयुर्वेद है, आपके पास योग डिपार्टमेंट है, आपके पास फार्मेसी डिपार्टमेंट भी होगा, नहीं तो फार्मेसी डिपार्टमेंट भी आप शुरू करिए। और देखिए बाबा रामदेव जैसे एक साधु एक बहुत बड़े बिजनेस एवेन्यू खड़ा कर सकते हैं। मैं मानता हूं ये गलत नहीं है, गलत काम कोई साधु नहीं कर सकते, वो व्यापार कर रहे हैं। व्यापार करना मनुष्य का धर्म है, किसानी करना मनुष्य का धर्म है, खाना पकाना मनुष्य का धर्म है, केवल स्त्री का धर्म नहीं है। हम सब खाना पका सकते हैं, गाय की सेवा करना, भैंस की सेवा करना हम सब कर सकते हैं, मतलब हम सब कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये जो राजयोग विभाग वाले ब्रह्म कुमारी जो विश्वविद्यालय है, माधव विश्वविद्यालय, मैं आपको बधाई देता हूं। ये जो आपकी स्ट्रेंथ है, राजयोग आपके साथ है, ये जो ब्रह्म कुमारी इसका राजयोग आपके साथ है। अब आपको इसको एजुकेशन में लाते हुए, आपके डिपार्टमेंट में लाते हुए, आपके सिलेबस में लाते हुए आपको इसका मार्केटिंग करना पड़ेगा। मैं जानबूझकर शब्द का उपयोग कर रहा हूं मार्केटिंग। मार्केटिंग वो कभी भी गलत नहीं है, क्योंकि खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री लोकल पे वोकल पे बात कर रहे हैं। लोकल पे वोकल मतलब बोलना, लोकल मतलब स्थानीय। मैं आंध्र प्रदेश में हूं,
मुझे आंध्र प्रदेश की खूबियत के बारे में बतानी पड़ेगी। मैं ट्रैवल विश्वविद्यालय का कुलपति हूं, मैं ट्रैवलों के बारे में ही बात करूंगा, बिकॉज I have been appointed to talk about, I have been appointed to write about, I have been appointed to work about tribes of India. अभी मैं मैसूर से आ रहा हूं, बेंगलुरु मैसूर से। कल वहां एक प्राइवेट इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में प्रोग्राम में मैं जुड़ा था। भाषा का महत्व को लेकर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, 10 वाइस चांसलर्स उसमें जुड़े हुए थे। मेरा नंबर 9वां था। मेरे पहले 8 विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने, जिनकी मातृभाषा कन्नड़ है, उन लोगों ने अंग्रेजी में बात की। जो इंग्लिश, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लगभग 300 लोग थे, वो सब बैठे हुए थे, वो सुन रहे थे, शांति से सुन रहे थे। अब मैंने उस दिन कल मैंने ये सोचा, नहीं, मुझे अंग्रेजी में बात नहीं करनी है, मुझे अपनी मातृभाषा कन्नड़ में बात करनी है, क्योंकि हमारे सामने जो 300 लोग टीचर्स हैं, सबकी मातृभाषा कन्नड़, दे आर वेरी मच कंफर्टेबल इन कन्नड़। तो मैंने जब कन्नड़ में भाषण शुरू किया, वो लगातार क्लैपिंग करने लगे। जब मैंने कुछ अच्छी बात बोली, वो हंसने लगे। मैंने कहा, अभी 2 घंटे से जो प्रोग्राम हो रहा है, पहली बार ये टीचर्स को हंसते हुए मैंने देखा। इसका मतलब है मातृभाषा दिल को बहुत जल्दी छू जाती है। मैं ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय, माधव विश्वविद्यालय के कुलपति को, कुलाधिपति जी को, रजिस्ट्रार को, डीन्स को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को, टीचर्स को, रिसर्च स्कॉलर्स को, स्टूडेंट्स को मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहता हूं। आप राजस्थान में हैं, आप हिंदी बेल्ट में हैं, हिंदी का मीडियम आपका होना चाहिए, और अंग्रेजी में भी, कम्युनिकेशन में भी लोगों को तैयार करिए। आई मस्ट बी थैंकफुल टू यू, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन आपके पास है। फिजिकल एजुकेशन इज ए बिग पोएट्री। ये फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक सौष्ठव को रखना, ये बहुत बड़ा महाकाव्य है, ये बहुत बड़ा केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के बच्चों को, कंप्यूटर साइंस के बच्चों को फिजिकल एजुकेशन में भाग लेना जरूरी है। राजयोग डिप्लोमा करना बहुत जरूरी है, योग डिप्लोमा करना जरूरी है, आयुर्वेद डिप्लोमा करना जरूरी है। राजयोग में सात्विक आहार के बारे में बताया जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सात्विक आहार का, राजयोग आहार का एक डिप्लोमा, एक सर्टिफिकेट कोर्स, इंडियन कुलिनरी आर्ट आपको शुरू करनी चाहिए। आप शुरू करिए ऑनलाइन। आपको चाहे तो मैं आपके साथ इसके लिए जुड़ने के लिए बहुत खुशी हूं, क्योंकि एनईपी का उद्देश्य इतना है, रीच पीपल, टॉक टू पीपल हु आर अनरीच्ड, टॉक देम, मेक देम सस्टेनेबल, मेक देम make them feel that yes, I am great, make them feel that I have born to become leader, make them believe that yes, I am here to rule me as well as the world. ये वैयक्तिक विश्वास को जगाना राजयोग धर्म का बहुत बड़ा योगदान है। इसको कुलपति होने के नाते, कुलाधिपति होने के नाते, डीन्स होने के नाते, शिक्षक होने के नाते आपको ये सोचना पड़ेगा। आपके पास ये बहुत बड़ी पूंजी है, आपके पास राजयोग का बहुत बड़ा जो महासागर का अनुभव है, इसको कैसे एनकैश करना चाहिए, इनको कैसे मार्केटिंग करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए। इसके माध्यम से, राजयोग के माध्यम से, योग के माध्यम से, ब्लेंड ऑफ आयुर्वेदा, ब्लेंड ऑफ राजयोगा, ब्लेंड ऑफ होम्योपैथी, blend of not allopathy, blend of homeopathy, blend of ayurveda, blend of yoga, आप देश विदेश के बच्चों को, देश विदेश के स्कॉलर्स को आप बुला लीजिए। और आपके पास साइकोलॉजी विभाग होगा, नहीं है तो साइकोलॉजी विभाग शुरू करिए। और एक डिपार्टमेंट यहाँ होना जरूरी है, यह डिपार्टमेंट ऑफ वायरोलॉजी। हमको कोविड-19 ने बहुत बड़ी सीख सिखा दी है, बहुत बड़ा लेसन सिखा दिया है। हमको वायरोलॉजी का अध्ययन करना जरूरी है। वायरोलॉजी का अध्ययन केवल साइंस वाले करना जरूरी नहीं है। मैं हिंदी का छात्र होने के नाते मैं भी वायरोलॉजी का अध्ययन कर सकता हूं। आपके पास वुड
आर्ट डिपार्टमेंट होना चाहिए। और क्योंकि ये टीचिंग वो 50-50 होना चाहिए, 50% वो क्लासरूम टीचिंग, 50% वो जो लैब वर्कमैनशिप, हैंड ऑन एक्सपीरियंस आप करिए, जिससे बच्चे, मैं और 5 मिनट बात करूंगा, इज इट ओके? ओके, ओके, और 5 मिनट में मैं एग्जैक्टली 12 बजे अपनी बातों को समाप्त करूंगा। क्योंकि इन सभी बातों को, इन सभी विषय को जोड़ना, इसमें एग्रीकल्चर को, हॉर्टिकल्चर को, आप देखिए फार्माकल्चर को, और ये हाइड्रोकल्चर को, एरोफोनिक्स को भी हमको जोड़ना है। ये कृषि विज्ञान में ये नए नए आविष्कार आने लगे हैं। जे नए नए कैसे आविष्कार आते हैं, ये इसका परिचय हम सबको होना चाहिए। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जो हिंदी पढ़ता है बच्चा वो आगे चलकर हिंदी का प्रोफेसर बने, वो आगे चलकर वो होम्योपैथी का प्रैक्टिशनर बन सकता है। जो होम्योपैथी का प्रैक्टिशनर है वो होम्योपैथी और आयुर्वेद का ब्लेंडेड प्रैक्टिशनर करेंगे। और जो योग करने वाला जो स्टूडेंट है वो बीए बीएससी योग करने के बाद वो आयुर्वेद में रुचि ले सकते हैं, एग्रीकल्चर में वो एक्सपर्टाइज हासिल कर सकते हैं। ऐसे हासिल करते करते आप जानते हैं एक्सपर्टाइज जन्मजात नहीं होती, हुनर जन्मजात नहीं होती, बुद्धि जन्मजात नहीं होती, बुद्धि वो हमको कमानी पड़ती है। इसको बुद्धि को कमाने के लिए, एक्सपर्टाइज को कमाने के लिए, हुनर को पाने के लिए मुझको, मैं जो छात्र हूं आपका, मुझको एक शिक्षक की जरूरत होती है, एक टीचर की जरूरत होती है, एक गुरु की जरूरत होती है जो मेरे हुनर को प्रोत्साहन दे, मेरी कला को प्रोत्साहन दे, मेरी प्रतिभा को निखारे। और शिक्षक का काम, क्योंकि एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन विश्वविद्यालय नहीं कर सकते, मैं जैसा कुलपति नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, शिक्षा मंत्री नहीं कर सकते, केवल शिक्षक, केवल शिक्षक, केवल शिक्षक कर सकते हैं। शिक्षक की नौकरी की सिक्योरिटी के बारे में, सैलरी की सिक्योरिटी के बारे में, उनके उनके रिसर्च की पेटेंटिंग के बारे में, उनके रिसर्च की शक्ति के बारे में भी एनईपी में बात कर गई है। और 3 मिनट में मैं कुछ और बातें बताना चाहूंगा। टेक्नोलॉजी बहुत बदलती जा रही है। जो कार ड्राइवर से चालित है वो खत्म हो जाएगी, कार डीजल और पेट्रोल से चालित होगी वो खत्म हो जाएगी, और नई टेक्नोलॉजी आएगी। और हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को, सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन को, लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट्स को, इस नई टेक्नोलॉजी को, डॉक्टर्स, वकील खत्म हो जाएंगे या उनका नया रूप सामने आएगा। ये एक शिक्षक आने वाले 30 वर्ष के जो भारत का भविष्य को, समाज के भविष्य को, दुनिया के भविष्य को फोरकास्ट करने की शक्ति हम लोगों में होनी चाहिए। कल क्या टेक्नोलॉजी आएगी, क्योंकि ये आने वाले 5 से 10 वर्ष में मोबाइल्स खत्म हो जाएंगे, हमारे वॉच में मोबाइल आ जाएंगे, हो सकता है हमारे पेन में मोबाइल आ जाएंगे, हो सकता है यहाँ उंगली में हम अपने मोबाइल के इंजेक्शन ले सकते हैं जिससे काम चल जाएगा। नए नए जो टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन, बायोलॉजिकल मेडिसिन खत्म हो सकते हैं, ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन आ सकते हैं, और योगिक मेडिसिन आ सकते हैं, योगिक हीलिंग सिस्टम आ सकती है, जो ब्रह्म कुमारी राजयोग के हीलिंग सिस्टम आ सकती है। आपको, हमको, केवल आप नहीं, मैं भी शिक्षक हूं, मैं भी छात्र हूं, मैं भी विद्यार्थी हूं, ये आने वाला समाज किस तरह का होगा। फूड, ये जो सफेद चावल है ना दुनिया में खत्म हो जाएगा, ये जो शक्कर है ना गन्ने से लेने का, कई प्रकार के जो शक्कर है वो खत्म हो जाएंगे अनदर 10 इयर्स। ये गुड़ उसका स्थान लेगा, और गुड़ कई प्रकार से बनेंगे, केवल गन्ने से नहीं बनेंगे। फूड सिस्टम भारत के, दुनिया के बदल जाएंगे, और जो छोटे छोटे
दाने हैं, जो मिलेट्स हैं, वो उनका प्रचुरन ज्यादा होगा। लाइफस्टाइल बदल जाएंगे, घर छोटे छोटे होना शुरू करेंगे, घर शहरों से ज्यादा गांव में होना शुरू करेंगे। और within another 10 years corporations and municipalities and पंचायत अपने घरों को पानी देना बंद कर देंगे, बिजली देना बंद कर देंगे, और हमको वो बोलेंगे अपना पानी आपको खुद पैदा करना पड़ेगा, अपनी बिजली को सोलार से आपको पैदा करना पड़ेगा, आपकी आवश्यकता के पानी को आपको ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आपको पैदा करना पड़ेगा। ये जो सवाल हैं, ये जो पॉसिबिलिटीज हैं, ये जो भविष्य के विज्ञान ज्ञान, भविष्य का भारत, भविष्य की दुनिया जो हमारे सामने है, इसको देखते देखते आप पाठ्यक्रम को बनाइए। शिक्षक देखिए, पाठ्यक्रम बनाते बनाते नए नए बहुत बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हो सकती, नहीं हो सकती। एक शिक्षक 10 विषय में पारंगत होना पड़ेगा। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे आपने बुलाया, मुझे बोलने का मौका दिया, आपने सुनने का संतोष आपने मुझे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजयोग का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। प्रणाम, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, आपने बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण से शिक्षा को हमारे सामने रखा है कि वर्तमान समय की जो मांग है कि हमें व्यावहारिक शिक्षा की तरफ बढ़ना चाहिए, जहां पर विषयगत बाध्यताएं ना रहें और हम पूर्णतया व्यावहारिक रूप से एक नए भविष्य का निर्माण कर सके। हम भारत को, राष्ट्र को कर्म क्षेत्र की तरफ आगे ले जा सके, ऐसी युवा पीढ़ी तैयार कर सके। इस विषय पर आपने बहुत ही विस्तृत रूप से और बहुत व्यावहारिक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी। हमें कई पाठ्यक्रमों में किस प्रकार से हम नए परिवर्तन कर सकते हैं, इसके लिए आपने हमारा मार्गनिर्देशन किया। सर, बताना चाहूंगी कि माधव विश्वविद्यालय फार्मेसी, फिजिकल एजुकेशन, होम्योपैथी, आयुर्वेद, कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन, तकनीकी, कंप्यूटर विज्ञान के कई सारे पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। साथ ही राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन ब्रह्मकुमारी संस्थान की तरफ से कई नैतिक मूल्यों और मूल्य शिक्षा के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं और दोनों ही विश्वविद्यालय अरावली की वादियों में माउंट आबू में स्थित हैं और हम लोग मिल करके सहयोग करके ऐसे कई पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना कर सकते हैं। इसके लिए आपका मार्गनिर्देशन हमारे बहुत ही अधिक काम आएगा। सर, आपका व्याख्यान बहुत ही लाभान्वित करने वाला रहा है, बहुत ही ज्ञानवर्धन और उपयोगिताप्रद रहा है। सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे निवेदन को आपने स्वीकार किया और हमारे विश्वविद्यालय को आपकी महत्वपूर्ण, ओजस्वी और उपयोगी वाणी को सुनने का अवसर हमें प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सादर प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम आपको। प्रणाम। धन्यवाद सर। प्रणाम। अब मैं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर रामविनय सर को। डॉक्टर रामविनय सिंह सर उत्तराखंड के देहरादून के में बीएवी कॉलेज के संस्कृत विभाग के सह आचार्य पद को सुशोभित करते हैं। आपका सहज व्यक्तित्व और आपकी विद्वता किसी से छुपी हुई नहीं है। सर हमारे साथ निरंतर प्रारंभ से जुड़े हुए हैं। सर, मैं सादर आमंत्रित करती हूँ अपने विद्वत वचनों से हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। आदरणीय डॉक्टर रामविनय सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विदुषी सर, स्वागत। प्रणाम। आज माधव विश्वविद्यालय पिंडवाड़ा के द्वारा मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय तथा शिक्षा संकाय के तत्वावधान में, संयुक्त तत्वावधान में जो यह शिक्षा यज्ञ चलाया गया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। यद्यपि बीच में किसी कारणवश मैं मुक्त हो गया था इस पटल से और फिर दोबारा जुड़ा, इसलिए बीच में कुछ गोविंद सिंह साहब को पूरा नहीं सुन पाया और अभी कटी मुनि साहब बोल रहे थे, उनको भी पूरा नहीं सुन पाया, बीच से सुना। बहुत अच्छा लगा। आप सबके विचार बड़े ही अद्भुत हैं, अनोखे हैं।
मित्रों, शिक्षा नीति राष्ट्र से संबद्ध होती ही है, यह सहज सी बात है, क्योंकि शिक्षा राष्ट्र निर्माण के लिए ही होती है और राष्ट्र श्रेष्ठ मनुष्यों से होता है। श्रेष्ठ मनुष्य बनाने में शिक्षा की महती भूमिका होती है, क्योंकि अगर मनुष्य अच्छा नहीं हुआ तो राष्ट्र अच्छा नहीं होगा। नागरिक अच्छे बनने जरूरी है। इसके लिए ही शिक्षा की भूमिका आदिकाल से स्थापित रही है और कदाचित अनंत काल तक स्थापित रहेगी। मित्रों, जो कुछ भी हम सीखते हैं या जो कुछ भी हम सिखाते हैं वह सब शिक्षा ही तो है। अगर इस दृष्टि से हम विचार करें तो अनुभूति और जिज्ञासा, इन दोनों के मिलन में जो भी वार्तालाप है, जो भी संवाद है, वह सब शिक्षा के अंतर्गत ही है। गुरु की अनुभूति और शिष्य की जिज्ञासा, इन दोनों का मिलन होना बहुत आवश्यक है। अगर इन दोनों का मिलन नहीं हुआ तो शिक्षा पर केवल कितनी भी बातें कर ले, शिक्षा अधूरी की अधूरी ही रहे। और यूं भी शिक्षा हमेशा अधूरी ही रहती है, संपूर्ण तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि कालखंड में परिवर्तन होता ही रहता है और शिक्षा में भी परिवर्तन होना एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब हम सनातन शिक्षा पद्धति को देखते हैं और अद्यतन शिक्षा पद्धति को देखते हैं तो कालक्रम से बहुत प्रकार के परिवर्तन हुए। अभी आदरणीय कटिमनी साहब कह रहे थे कि एक एक व्यक्ति को बहुत सारे विषयों का ज्ञान होना जरूरी है। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, समय की मांग है और यह कोई नई बात भी नहीं है। कहते हैं, आप सब लोग जानते भी होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय जो उस युग का अद्वितीय विश्वविद्यालय हुआ करता था, उस विश्वविद्यालय में एक एक अध्यापक कम से कम 20-20 विषयों के आचार्य हुआ करते थे। वहां जो शीलभद्र नाम के आचार्य थे, जो वहां पर प्राचार्य का दायित्व संभाल रहे थे, आचार्य की ही जो प्रकृष्टावस्था है वही प्राचार्य की होती है, जिन्हें हम प्रिंसिपल के रूप में जानते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आप कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का माइक जुड़े हुए सज्जनों से विनम्र निवेदन है कि कृपया अपनी माइक को मौनावस्था में रखें, म्यूट करके रखें, ताकि बीच में यह रस दोष उत्पन्न न करे। तो बड़े विनम्र निवेदन के साथ मैं अपनी बात को कहना चाहता हूं कि वे जो आचार्य शीलभद्र थे उस युग में, कहते हैं कि 50 विषयों की पढ़ाई उस जमाने में होती थी। जो सभी 50 विषयों के जानकार हो वो वहां पर प्राचार्य हुआ करते थे। क्या अद्भुत व्यवस्था रही शिक्षा की। सामान्य रूप से जो वहां अध्यापक होते थे वे भी 20-25 विषयों को तो जानते ही जानते। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ऐसा कहा जाता है। अब वह अतीत है, आज वो सारी पद्धतियां बदल गई है। प्राचीन जमाने में जब हम गुरु शिष्य वाली पद्धति से चलते थे तो वहां अनेक प्रकार के कालखंड में परिवर्तन होते रहे। शिक्षक और शिष्य का संबंध, शिक्षक छात्र का संबंध, जिन्हें हम गुरु शिष्य के रूप में जानते हैं, वह संबंध नित्य रूप से तब भी बना रहा, अब भी बना हुआ है और अनंत काल तक यह संबंध बना रहेगा, जब तक शिक्षक, शिक्षा और शिक्षार्थी का अंतः संबंध जुड़ा रहेगा। लेकिन बात आती है कि शिक्षक हो कैसा और शिक्षार्थी हो कैसा। जब शिक्षक और शिक्षार्थी का आकलन हम कर लेंगे तभी तो फिर शिक्षा नीति की बात होगी। शिक्षा नीति में इन दोनों पर विचार होना जरूरी है, जिनके द्वारा पढ़वाया जाना है और जिनको पढ़ाया जाना है, उन दोनों की योग्यता ठीक है या नहीं। और अगर योग्यता ठीक नहीं है तो हमने शिक्षा नीति बनाते समय इस बात का ध्यान रखा क्या कि शिक्षक कैसे हों, शिक्षक गुणवत्ता से युक्त हो। और बहुत अच्छी बात है, नई शिक्षा नीति में शिक्षक की गुणवत्ता की बात की गई है। कहते हैं कि उस जमाने में महाकवि कालिदास की स्मृति मुझे आती है, उन्होंने मालविकाग्नि मित्र में एक बड़ी अच्छी परिभाषा दी है शिक्षक की। आप सुनेंगे तो गदगद हो जाएंगे कि आज से 2000 वर्ष पहले
महाकवि कालिदास जैसे व्यक्ति शिक्षक को परिभाषित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि शिक्षक दो तरह के होते हैं। एक शिक्षक ऐसे जिनके पास ज्ञान तो होता है, बस बताना नहीं आता। दूसरे शिक्षक ऐसे होते हैं जिन्हें बताने की कला तो मालूम है, बस ज्ञान ही नहीं है उनके पास। तो ये दो प्रकार हैं। तो कहा कि इनमें से श्रेष्ठ किसको मानेंगे भाई? तो दोनों में से कोई श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि दोनों में दोष है, दोनों में कमी। एक को पढ़ाना आता है, नॉलेज ही नहीं। दूसरे में नॉलेज है, पढ़ाने की कला ही नहीं है। विद्यार्थी भाग जा रहे क्लास छोड़ करके। तो फिर श्रेष्ठ वही होगा जिनमें ज्ञान का वैभव भी विराजमान है और जिनकी जिह्वा पर वाग देवी नर्तन भी करती हो। तो ऐसा जो शिक्षक होगा वही तो विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क को अपने वशीभूत कर लेगा। वही तो मोह पाएगा कि वह विद्यार्थी और शिक्षक एकाकार हो जाए। अगर ऐसी व्यवस्था जब बनेगी तभी शिक्षा सार्थक रूप ग्रहण कर पाएगी। महाकवि कहते हैं कि श्लिष्टा क्रिया कस्य चिदात्म संस्था संक्रांतिरन्यस्य विशेष युक्ता यस्यो भयम साधु सशिक्षकाणाम धुरि प्रतिष्ठा पैतव्येव। जिनमें ये दोनों विद्याएं हो, शिक्षण देने का कौशल भी हो और ज्ञान का अपरिमित भंडार भी उसके मस्तिष्क में हो, ऐसा जो शिक्षक होता है वास्तव में वही शिक्षक कहलाने के योग्य होता है। वही आचार्य होता है जिनके पास वह वैभव छुपा हुआ हो, जिनकी वाग्मिता छहरती हो, मुख से वाणी बिल्कुल स्फुट रूप से बरसते हो। वह बोलता नहीं, बरसता होता है, ज्ञान बरसाता चलता है। तो ऐसा जो शिक्षक होगा वही विद्यार्थियों के चित्त में गुरु का स्थान धारण कर पाता है। वास्तव में आचार्य की बात जब कहते हैं तो आचार्य होता ही वही है। आचार्य यास्क ने बड़ी अच्छी बात कही कि आचार्य कौन है? तो जो आचार ग्रहण कराता है। अच्छा मनुष्य बनाना सबसे पहली जरूरत है। अच्छी किताब पढ़ लेना पहले जरूरी नहीं है कि गणित की किताब बना ले और फिजिक्स केमिस्ट्री आदि तैयार कर ले या संस्कृत के ग्रंथ रट ले। यह पहली जरूरत नहीं है। पहली जरूरत है कि वह योग्य शिष्य बने। योग्य शिष्य अगर नहीं है तो उसमें ज्ञान उतरेगा कैसे? इसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। सिलेबस बनाते समय भी यह विचार नहीं किया जाता और शिक्षा नीति में तो कतई यह विचार करने का विषय ही नहीं आता, क्योंकि शिष्य निर्माण करना उद्देश्य ही आज शिक्षा नीति में नहीं है। जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए कि शिष्य विद्यार्थी हो कैसे। हर प्रकार के विद्यार्थी पढ़ने योग्य है कि नहीं, पढ़ने की उनमें शक्ति है कि नहीं, उनमें क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं है तो क्या पूर्ति करनी है, ये सारे विषय आने चाहिए। जो आज की शिक्षा पद्धति जो चल रही है पिछले अनेक वर्षों से, उसमें इन चीजों पर विचार नहीं किया जाता है, जबकि प्राक्तन युग में इस पर सबसे पहले विचार किया जाता था। क्योंकि पहले जो आप सभी जानते हैं आजकल इंट्रेंस एग्जाम होता है, ये जो प्रवेश परीक्षा शब्द का जो चलन है प्राचीन काल से। प्रवेश परीक्षा का क्या मतलब होता था? प्रवेश परीक्षा का मतलब होता था कि जब विद्यार्थी उस विश्वविद्यालय में पहुंचता था प्रवेश करने के लिए, तो द्वार पर ही उसकी जांच कर ली जाती थी, द्वार पर ही उनकी परीक्षा हो जाती थी कि वह विश्वविद्यालय के भीतर घुसने के लायक है कि नहीं, इतनी क्षमता इतनी योग्यता है कि नहीं, इतने संस्कार उसमें है कि नहीं कि वो प्रवेश कर सके उस शिक्षा के मंदिर में। आज इसका ध्यान नहीं है। जिसका जी में आए, जैसे कि पिकनिक मनाने जा रहे हो, शिक्षण संस्थाओं में चले जाएंगे, तो फिर शिक्षा का हस्र वही होगा जो हम देख रहे हैं। ये कड़वा सच है। मैं ये बहुत खुशी के साथ नहीं कह रहा, दुख के साथ कह रहा हूं। मैं एक अध्यापक हूं और मैं अध्यापक की पीड़ा को समझ रहा हूं। तो आज की जो शिक्षा पद्धतियां हैं इसमें बहुत ही पीड़ाजनक स्थितियां भी, क्योंकि गुणवत्ता युक्त शिक्षा की तो बात ही समाप्त हो गई है। हम शिक्षा नीति में लिखते रहें, लेकिन आजकल कहते हैं ना कि हमारे देश में पेड़ को हरा भरा रखने के लिए जड़ में सींचने के लिए पानी नहीं डालते, पत्तों पर पानी का छिड़काव करते हैं। तो पत्तों पर पानी छिड़कने से पेड़ हरा भरा नहीं होता। छिन्ने मूले नैव शाखा न च पत्रम, संस्कृत की परंपरा कहती है कि जड़ को आपने छिन्न कर दिया और शाखा पत्र की उम्मीद करें, यह संभव नहीं है। इसलिए मित्रों, मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा नीति में
शिक्षक और शिष्य इन दोनों की आकलन की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति में एक बड़ा अच्छा प्रसंग है, मेरे पास मंत्रालय से ही आया था, शिक्षा नीति की जो बुकलेट है मेरे पास है, वहां पर बहुत अच्छी बात है नई शिक्षा नीति में उन्होंने कही है कि ठीक है, ये स्टांजा मैं पढ़ के बताता हूं इसमें से ही। इसमें कहा गया कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-21 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक तथ्यों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। यह नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए, बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है। अंत में जो बात आई कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक, ये जो नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा की बात करते हैं, भाषा में तो बड़ी अच्छी ढंग से ये बात आ गई, व्यवहार में कैसे उतरे इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। इस पर प्राचीन काल में भी विश्वविद्यालय थे, आश्रमों के रूप में वे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। हमारे कुलपति जी आदरणीय कटिमनी साहब कह रहे थे, उस युग में भी कुलपति होते थे। अभी कभी आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़िएगा, वहां महाकवि कालिदास ने कर्ण को कुलपति के रूप में उद्धृत किया है। कुलपति वाइस चांसलर जो आज कहे जाते हैं, वे उस युग में भी कुलपति के रूप में ही थे, आज से 2500 वर्ष पहले लगभग। कुलपति की वहां बड़ी अच्छी परिभाषा दी गई, बहुत सुंदर परिभाषा दी गई। उसमें वहां कहा है कि मुनि नाम 10 सहस्रम योन्नपान आदि पोषणात् अध्यापयति ब्रह्मर्षि इति कुलपति स्मृतः। कहा कि 10,000 विद्यार्थियों को जो रहने, खाने, पीने, ओढ़ने, बिछाने, सारी चीजों की जो चिंता करता हो और जो अध्ययन अध्यापन कराता हो, वह कुलपति कहलाने के लायक होता है, वह कुलपति कहा जाता है। यह कुलपति की परिभाषा प्राचीन युग में रही है। तो कर्ण को कुलपति कहा गया। तो आप सोच सकते हैं कि कर्ण अगर कुलपति हैं तो निश्चित रूप से कर्ण के विश्वविद्यालय में, कर्ण जिन्हें हम आश्रम के रूप में जानते हैं, उस आश्रम में कम से कम 10,000 विद्यार्थी तो रहते ही रहे होंगे। वो छात्र छात्राएं सभी थी। यहाँ पर को एजुकेशन की बात जो आज कह रहे हैं, तब भी को एजुकेशन की बात थी। तो 10,000 विद्यार्थी कम से कम जहां होते थे, उस आश्रम में कुलपति की व्यवस्था थी। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम इसी प्रकार का अपने युग का अद्वितीय विश्वविद्यालय था। इसी प्रकार से महर्षि विश्वामित्र का विश्वविद्यालय अपने आप में अद्वितीय विश्वविद्यालय था। कहाँ चली गई वह शिक्षा पद्धति हमारी? हम विदेश जाकर के अपनी शिक्षा के लिए दूसरों से पद्धति सीख करके आते हैं। इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य और क्या होगा कि हमारे देश की शिक्षा पद्धति जो हमारे देश में विद्यमान है, हम उसे तो समझ नहीं पा रहे। हम विदेशी नीति से सेमेस्टर सिस्टम खोजने चले जा रहे हैं। अरे क्या है सेमेस्टर सिस्टम? जो सिलेबस बनाने वाले लोग हैं, उन्हें यही नहीं पता कि वर्ष भर में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस को 6-6 महीने के कोर्स में कैसे बांटा जाए। वे ऐसे ऐसे ग्रंथ वहां रख करके जाते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में उसे पढ़ा न हो। तो ऐसे सिलेबस बनाने वालों से शिक्षा के विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती। मित्रों, इतनी कड़वी बातें कह रहा हूं, अनुभव से कह रहा हूं, सुनी सुनाई नहीं। रोज क्लास पढ़ाता हूं, निरंतर श्रद्धा से, निष्ठा से पढ़ाता हूं, इसीलिए इस ओज के साथ इतनी बातें, कड़वी बातें भी कह रहा हूं, यूं ही नहीं कह रहा। मित्रों, जब भी हम शिक्षा और शिक्षार्थी की बात करते हैं और शिक्षा नीति की बात करते हैं, तो हमें देखना होगा
कि हम कैसे विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं और कैसे शिक्षकों से पढ़वा रहे हैं, कैसे शिक्षक हमें होने चाहिए और कैसे विद्यार्थी हमें मिले। विद्यार्थी का भी ब्रह्म वर्चस्व से संपन्न होना जरूरी है और शिक्षक का भी ब्रह्म वर्चस्व से संपन्न होना जरूरी है। अगर अध्यापक योग्य हो और शिष्य में योग्यता ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं है तो आप लाख कोशिश कर लें, ब्रह्मा को भी आप अध्यापक बना करके बिठा लें, वह नहीं पढ़ सकता। मूर्ख हृदय न चेत, ज्यों गुरु मिलहि बिरंच सा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि चाहे ब्रह्मा को भी आप अध्यापक बना करके बिठा ले, वह नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, क्योंकि उसके भीतर शिक्षा का संस्कार पैदा नहीं किया गया। पहले उनमें शिक्षा का संस्कार उत्पन्न किया जाना जरूरी है। इसीलिए शिष्य की परिभाषा ही दी गई, शासितुम योग्य हित शिष्य, जो अनुशासित करने के योग्य हो वह शिष्य बनता है। सभी शिष्य नहीं हो सकते, शिष्य होने के लिए भी योग्यता होती है। जब तक अपना अहंकार गुरु के चरणारविंद में आप समर्पित नहीं कर देते श्रद्धा से, आपके भीतर जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी, और जब तक आपके भीतर जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी, आपके पास ज्ञान का प्रवाह उतर करके नहीं आएगा। गुरु के हिमालय पर जमी हुई बर्फ आपकी तपस्या से पिघलनी चाहिए, फिर कोई ज्ञान की गंगा प्रवाहित होकर के आपके पास आएगी। और यही कटु सत्य है और यही शाश्वत सत्य है। चाहे आप नीतियां कितनी भी बना लें, अगर इस शाश्वत सत्य की ओर ध्यान नहीं दिया तो सारी नीतियां व्यर्थ चली जाएंगी। पहले भी नीतियां व्यर्थ हुई और आज भी नीतियां व्यर्थ हो रही हैं और हो भी सकती। यह मैं नहीं कहता कि आज की शिक्षा नीति अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी बनाई गई है, बहुत सारी बातों पर विचार किया गया है, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि वृक्ष को पुष्पित पल्लवित करने के लिए हम जड़ में पानी देने का उपक्रम करें। इसके लिए सरकार भी उपक्रम करे, अध्यापक को तनाव से मुक्त रखें, अध्यापक के चयन में पारदर्शिता रखें, जिनमें वास्तविक योग्यता है, पढ़ाने की ललक है, पढ़ाने का संकल्प है, वे ही अध्यापक बने। अगर ऐसी नीति बनती है तो विद्या का मार्ग प्रशस्त होगा। मित्रों, वृद्ध चाणक्य की एक श्लोक बड़ा सुंदर मुझे स्मरण आता है, जिसमें बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। कहा कि विद्यार्थी जो अच्छा होता है उसमें 8 चीजें नहीं होनी चाहिए, 5 चीजें जो होनी चाहिए वो बातें तो परंपरा में आप सभी जानते हैं कि काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। ये चीजें जो होनी चाहिए, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए, कम भोजन करना चाहिए, साथ ही साथ घर त्याग करके रहना चाहिए, परिवार से अलग रहना चाहिए। ये सब अच्छी विद्या पाने वाले विद्यार्थी के लिए बताए गए। लेकिन क्या न हो, यह भी शास्त्र हमारा बताता है, हमें उस पर बहुत ध्यान देना आवश्यक है। तो वह क्या न हो, तो सबसे पहले कहा कि कामम, काम को त्याग दीजिए, इच्छाओं से आप मुक्त रहिए। इच्छा के रूप में आपके पास एकमात्र इच्छा होनी चाहिए, जो अध्ययन, जो तप है, विद्या तप है, स्वाध्याय तप है। इसीलिए कहते हैं तैत्तरीय उपनिषद में कि अपने अध्ययन से असावधान कभी मत हो, स्वाध्यायान मां प्रमदः, उसमें प्रमाद मत करो, उसमें आलस्य मत करो। तो विद्यार्थी को सबसे पहले चाहिए कि वह कामनाओं से मुक्त रहे, चाहे वह वासनात्मक कामना हो, चाहे मानसिक इच्छाओं की लौकिक कामना हो। उन कामनाओं से मुक्त रहना सबसे पहले जरूरी है, श्रेष्ठ शिष्य के लिए, श्रेष्ठ विद्यार्थी के लिए। दूसरी बात कहा, क्रोध मुक्त रहना चाहिए। अगर क्रोध रहेगा तो भी आपके पास ज्ञान नहीं टिकेगा। तीसरी बात, लोभ की भावना से मुक्त होना चाहिए। लोभ आपके पास नहीं आना चाहिए तो विद्या नहीं आएगी, ज्ञान नहीं आएगा। लोभ मुक्त आप रहिए। फिर स्वादिष्ट, जो स्वादिष्ट भोजन करने की ललक होती है, या जरा पनीर की सब्जी घर में बनती या हॉस्टल में तरह तरह की कुछ जो मांसाहार आदि करने वाले हैं कि चाहेंगे कि आज जरा आमलेट आदि मिल जाता, तो इस प्रकार की जो जिह्वा की जो चपलता है, जिह्वा का जो आस्वाद है, उससे मुक्त रहना पड़ेगा। तब वास्तव में उसमें ज्ञान आने की सामर्थ्य और संस्कार विकसित होंगे। तो स्वादिष्टता से बचना है, स्वाद की चीजों से। साथ ही साथ इतना ही ना, कहा कि श्रृंगार, बहुत फैशन करने वाले विद्यार्थी होते हैं, दिन भर में 20 बार तो क्रीम लगाएंगे,
2-3 बार दाढ़ी साफ करेंगे, जरा सा कुछ हुआ तो कपड़े में जरा क्रीच इधर उधर हो जाए तो जरा बाकी सारे काम छोड़कर जरा प्रेस करा लाते हैं। ये जो श्रृंगार के साधन है, इस पर ऊर्जा नहीं लगानी है, इसकी ओर ध्यान नहीं देना है। आप रहिए फक्कड़ की तरह, लद्दड़ की तरह रहिए, लेकिन आपकी निष्ठा लगनी चाहिए कि आप विद्या पाने की ओर हैं। विद्यार्थी वास्तव में तभी है, विद्यार्थी का मतलब ही होता है विद्या को चाहने वाला। तो यह बात कौतुक में भी, सिनेमा देखने में भी नहीं लगना। सोचिए, हजारों साल पहले इस प्रकार की बातें आचार्य कहते हैं, वृद्ध चाणक्य कहते हैं कि कौतुक में ध्यान नहीं जाना चाहिए, सिनेमा सर्कस में ज्यादा दिमाग न लगाएं। कहा अति निद्रा, बहुत ज्यादा सोने में भी नहीं लगना चाहिए कि जब जी आया सो गया और दिन में 9 बजे सो करके उठ रहे हैं अंगड़ाई लेते हुए, यह दशा नहीं होनी चाहिए। कहा अति सेवे, अति सेवा, कि यह नहीं कि लोगों की सेवा में ही दिन रात लगे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके बाबा महात्मा के पास जाकर के उन्हीं के चरण चंपण में लग गए, तो यह भी नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय से विमुख हो जाता है व्यक्ति। तो इस प्रकार से कहा कि विद्यार्थी यष्टौ वर्जयेत, कि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी जो छात्र है, वो इन 8 चीजों को त्याग दे तो वास्तव में विद्यार्थी हो जाए। जैसे शिक्षक कैसा होना चाहिए, वैसे ही विद्यार्थी कैसे होनी चाहिए, इसकी बात भी आचार्यों ने इस प्रकार से कही है। और जब ऐसा विद्यार्थी होगा तो स्वतः ही उसका अहंकार मिट जाएगा, अहंकार नष्ट हो जाएगा और ज्ञान उसके भीतर उतरना शुरू हो जाएगा। तो यह जो दशा होती है बड़ी अद्भुत सी है। गीता में श्री कृष्ण ने उस अर्जुन को तब तक कोई ज्ञान नहीं दिया जब तक कि हाथ जोड़ करके अंत में नहीं कहा क्या, निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कि प्रभु अब बहुत हो गया, बहुत मैंने अपना पराक्रम दिखा दिया, बहुत बड़ा अभिमान था इस गांडीव धारण करने पे, लेकिन मैंने देखा कि इस युद्ध के मैदान में मेरे कंधे से यह गांडीव फिसल रहा है। क्यों? क्योंकि गुरु के रूप में श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं किया और वह अपने अहंकार पर, अपने विद्या के अहंकार पर बैठा रहा और उस अहंकार के कारण उसका गांडीव संस्कृत होने लगा। और ज्यों ही उसने कहा कि जो अच्छा हो अब आप बताइए, मैं वही करने को तैयार हूं, मैं आपका शिष्य हो गया हूं, अब आप मुझे मार्ग दीजिए। जब आपके भीतर शिष्य होने की कामना उत्पन्न हो जाएगी, फिर आपको गुरु मिल जाएंगे। और गुरु वही होता है जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योरमा मृतम गमय, यही तो गुरु कहलाते हैं, जो सारा का सारा अंधकार एक पल में मिटा देता हो और प्रकाश के पास खड़ा कर देता है। वह विद्या अमृत की ओर ले जाती है और वह गुरु से ही आपको प्राप्त होगा। शिक्षा पद्धति में उस गुरु पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हम चयन की पद्धति अपनाते हैं तो ऐसा क्यों होता कि योग्य लोग छट जाते हैं, अयोग्य बैठ जाते हैं ऊंची कुर्सी पर? ऐसा क्यों होता है? हमारी पद्धति में दोष है ना? क्या किसी विश्वविद्यालय में ऐसे ही लोगों के लिए जगह खाली होती है, वैकेंसी निकलती है क्योंकि उसके पिता वहां पढ़ाते रहे, उसके दादा वहां पढ़ाते रहे? तो विद्वान पिता का विद्वान ही पुत्र हो जरूरी तो नहीं, विद्वान है तो अवश्य उसकी नियुक्ति हो। लेकिन अगर मूर्ख पुत्र है और विद्वान पिता का पुत्र है और उसे नियुक्ति दे दी जाए, यह तो विद्या के साथ, विद्या परंपरा के साथ और राष्ट्र के साथ विश्वासघात है। यह नीति चलती है वर्तमान समय में, यह होता है ऐसा, और इसके अनेकानेक उदाहरण मेरी जिह्वा पर हैं, लेकिन यह मैं उदाहरण देना नहीं चाहता हूं, यह देना आवश्यक नहीं समझता हूं, लेकिन यह सच है, यह कड़वा सच है। नीतियों को बनाते समय हमारे नीति नियंताओं को इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। चयन करते समय हमें देखना चाहिए कि योग्यता आधारित व्यवस्था बने, व्यवस्था आधारित व्यवस्था न बने। चयन व्यवस्थाधारित न हो, योग्यताधारित हो, गुणाधारित हो। गुणवत्ता पर बार बार आप शिक्षा नीति में कहते हैं कि शिक्षकों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए। क्यों? चयन करते समय आपने नहीं ध्यान दिया। आज शिक्षक को पढ़ाओगे क्या? तब जब चयन कर रहे थे तब क्या देख रहे थे? तो उस समय शिक्षक के शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो बाद में योग्य शिक्षक को शिक्षार्थी को तैयार कर सके। अन्यथा आप सोच लीजिए, एक कल्पना करके देखिए
कि देश में अगर 80% या 50% या 60% शिक्षक अगर उस योग्य नहीं है जो शिक्षा के मानक होते हैं, तो 30, 35, 40 वर्ष तक अगर वो नौकरी करेंगे तो 30-40 वर्षों में देश का कितना बड़ा नुकसान कर देंगे, किस रसातल में पहुंचा देंगे, कितनी पीढ़ी बर्बाद कर देंगे अपने अज्ञान के कारण, अपनी वैसी अनीति के कारण, जो उसको करने की जरूरत नहीं थी, जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है। तो इस प्रकार से हम अगर विचार करेंगे तो वास्तव में शिक्षा नीति सार्थक हो पाएगी। शिक्षा नीति में बहुत सारी अच्छी बातें बताई गई हैं, बहुत सारी चीजें कही गई हैं। शोध पर जो एक बात वहां कही गई है, आदरणीय कटिमनी साहब भी कह रहे थे, गोविंद साहब भी कह रहे थे कि शोध पर बहुत ध्यान दिया गया। बिल्कुल ठीक बात है, ध्यान देना भी चाहिए, लेकिन शोध पर जो मानविकी है, सामाजिक विज्ञान है और जो पारंपरिक विज्ञान है या व्यावसायिक शिक्षा में कॉमर्स आदि का जो ज्ञान है, सबके शोध की धाराएं अलग अलग होती हैं, सबके शोध की प्रकृति अलग अलग है। उन प्रकृतियों के आधार पर शोध के मानक निर्धारित किए जाएं। तो उन प्रकृतियों के आधार पर जब हम शोध के मानक स्थापित करेंगे और शोध का आकलन करेंगे, तब वास्तव में शोध की दिशा में एक अभिनव मानदंड खड़ा होगा और शिक्षा नीति सफल हो जाएगी। लेकिन उसके मूल में जाना पड़ेगा। क्या जो शोध करने वाले शिक्षक हैं, जो शोध करने वाले शिक्षार्थी हैं, उन्हें क्या बेसिक व्यवस्थाएं दी गई? जो मौलिक सुविधाएं हैं क्या उन्हें दे दी गई? क्या वो झोला टांग करके घूम घूम करके रिसर्च करता रहे? उन्हें एक बैठने का भी चेंबर दिया गया क्या? क्या उन्हें तमाम सारी आधुनिक सुविधाएं दी गई? उन्हें लाइब्रेरी की व्यवस्था दी गई? ये सारी बातें आनी चाहिए, तब हम पहले व्यवस्था दें, उसके बाद हम अपेक्षा रखें। नई शिक्षा नीति में अपेक्षाएं तो बहुत की जाती हैं, पहले की शिक्षा नीति में भी अपेक्षाएं बहुत की गई, लेकिन सुविधा देने के नाम पर तब होता है कि आप संसाधन जुटाइए। कटिमनी साहब कह रहे थे ना कि नल लगाइए और फिर पानी पीजिए, तो हम नल खोदते रहे और पानी कब पिए? प्यास अभी लगी है तो हम नल लगाने चले या वो हैंडपंप गाड़ने चले या कुआं खोदने चले तो पानी कब पिएंगे? यह नीति ठीक नहीं है, यह ऊर्जा का दुरुपयोग है। हम ऊर्जा कहाँ लगाएं? एक तालाब से लाखों लोग पानी पी लेते हैं, हम ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं सोचते राष्ट्र में? हर व्यक्ति अपना अपना हैंडपंप लगाए, यह क्यों जरूरी है? तो यह जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो बड़ी मार्मिक बातें हैं और रहस्यपूर्ण बातें हैं, शिक्षा हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग आयाम गढ़ती चलती है, अलग अलग तरीके की शिक्षाएं होती हैं और सबके अलग अलग उपयोग हैं, अलग अलग महत्व हैं। हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। आज व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। क्या पूरे देश को आप दुकानदार बना देना चाहते हैं? क्या पूरा देश दुकान चलाए? यह कोई बात नहीं है। हर चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह बड़ी कड़वी बातें हैं। हो सकता है मेरी बात अच्छी ना हो, यह भी हो सकता है कि मेरी समझ में कमी हो, कि मैं अभी शिक्षा पद्धति को उस रूप में न समझ पाया हूं, लेकिन इसके भीतर जो चीजें हैं, ये जो दुकान की बात चल रही है हर चीज में, यह उचित नहीं है, यह ठीक नहीं है, यह समाज के हित में नहीं है, यह राष्ट्र के हित में नहीं है, यह विश्व मानवता के हित में नहीं है। तमाम प्रकार हम सबसे पहले शिक्षा में आदमियत की जगह दें, इंसानियत के निर्माण की जगह दें। साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। भर्तृहरि आज से 2500 साल पहले यही तो कह रहे थे कि साहित्य की शिक्षा होनी चाहिए, संगीत की शिक्षा होनी चाहिए, कला की शिक्षा होनी चाहिए। अगर यह सब शिक्षा नहीं होगी तो आदमी क्या आकार से तो मनुष्य दिखेगा, प्रकार से तो वह पशु ही होगा। तो फिर क्या है? कहा कि वह भले घास न खाए, लेकिन आकृति से मनुष्य होता हुआ भी वह प्रकृति से मनुष्य नहीं हो पाएगा अगर उसमें शिक्षा नहीं है। तो शिक्षा के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इन पर हमें ध्यान देना चाहिए। एक आध उदाहरण देना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात कही है महात्मा गांधी जी ने। उन्होंने 17 अक्टूबर 1917 में भागलपुर में भाषण दिया था। उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि आजीविका का साधन शरीर है और पाठशाला चरित्र निर्माण की जगह है। चरित्र निर्माण, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आचार को ग्रहण कराने वाले आचार्य होते हैं,
वही चरित्र निर्माता होते हैं। अगर उन पर ध्यान नहीं रखा गया तो राष्ट्र का चरित्र ठीक नहीं बन पाएगा। इसलिए हमें वहीं पर शुरुआत में ही ध्यान देने की जरूरत है। वहां पर हमें गुणवत्ता पर ध्यान देना है। गांधी जी की बात कह रहा हूं, किसी मामूली व्यक्ति की बात नहीं, अपने राष्ट्रपिता की बात कह रहा हूं कि आजीविका का साधन शरीर है और पाठशाला चरित्र निर्माण की जगह है। उसे शरीर की जरूरतें पूरी करने का साधन समझना चमड़े की जरा सी रस्सी के लिए भैंस को मारने के बराबर है। कितनी बड़ी बात कही उस ऋषि व्यक्ति ने। कहा कि उसे शरीर की जरूरतें पूरी करने का साधन समझना चमड़े की जरा सी रस्सी के लिए भैंस को मारने के बराबर है। अब बताइए, एक शिक्षक से आप चुनाव की ड्यूटी करवाएंगे, आप चाहेंगे कि शिक्षक ढंग से रहे, हजारों शिक्षक मारे गए, इसका हिसाब कौन देगा? इसके लिए चूक किसकी है? हमारी व्यवस्था ही तो दोषी है। इस पर भी हमें विचार करना होगा कि आखिर क्यों एक शिक्षक का मर जाना, कितनी बड़ी शिक्षा परंपरा का नष्ट होना है, कितने बड़े तप का मिट जाना है, इस पर किसी ने ध्यान दिया? एक शिक्षक को मामूली मनुष्य समझ करके इनकार अगर कर देंगे, उसे छोड़ देंगे, तो यह राष्ट्रीय क्षति की बात होगी। यह हमें ध्यान देना होगा। गांधी जी ने वो उसी की ओर संकेत दिया। एक जगह और कहते हैं, एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है जो आज की शिक्षा नीति से संबद्ध है, और आज की ही नीति क्या, शाश्वत शिक्षा नीति से संबद्ध है। कहते हैं गांधी जी, उसी भाषण में उन्होंने यह भी बात कही थी कि जहां धर्म नहीं वहां विद्या, लक्ष्मी, स्वास्थ्य आदि का भी अभाव होता है। धर्म रहित स्थिति बिल्कुल शुष्क होती है, शून्य होती है। हम धर्म की शिक्षा खो बैठे हैं, हमारी पढ़ाई में धर्म को जगह नहीं दी गई। यह तो बिना बिना दूल्हे की बारात जैसी है। बताइए, उस युग में 1917 में परतंत्र भारत में, जिस समय देश आजाद भी नहीं हुआ था, उस कालखंड में गांधी जी इस प्रकार की ज्वाला अपने भीतर लेकर के महसूस कर रहे थे कि भारतवर्ष में शिक्षा ठीक नहीं चल रही। इतने बड़े बड़े देश में इतने लंबे अंतराल के बाद भी अगर शिक्षा में हमें रोज परिवर्तन करने की बात आ रही है, रोज नई बात जोड़ने और घटाने की बात आ रही है, इसका मतलब है कि हमारी शिक्षा नीति सुविचारित नहीं हो रही है। वह एक एकांगी धारा को लेकर के चल रही है। सुविचारित शिक्षा नीति बननी चाहिए, बहुत ढंग से बननी चाहिए। आज जब हम कोई नीति बनाते हैं तो अगले 5 वर्ष के लिए मात्र सोचते हैं कि अगले 5 वर्ष की सत्ता पुनः कैसे हमारे पास आए। इसके हिसाब से हम शिक्षा नीति या अन्य कोई भी नीति बनाते हैं कि उससे हमारी अगले 5 वर्ष की गारंटी हो, जबकि राष्ट्र की शिक्षा की नीति या राष्ट्र की अन्य भी विकास की नीति आने वाले सैकड़ों वर्षों को सोच करके बनाना चाहिए, हजारों वर्षों के भविष्य को सोच करके बनाना चाहिए। इस पर किसी की नजर ही नहीं जाती, और अगर नजर नहीं जाएगी तो फिर कोई भी नीति एकांगी ही तो रहेगी। क्या होगा फिर राष्ट्र का? हम इस ओर नहीं सोचते हैं, यह हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जब गांधी जी कहते हैं कि धर्म शिक्षा के मूल में है, अगर धर्म नहीं है तो फिर धारणा शक्ति कहां से आएगी? और धारणा शक्ति नहीं है तो आपके पास मेधा कहां से आएगी? विद्यार्थी के पास मेधा चाहिए ना, शिक्षक के पास मेधा चाहिए ना। शास्त्र कहता है कि धीर धारणा शक्ति मेधा। कोश का वाक्य है कि धी बुद्धि जिसे हम कहते हैं वह क्या है? धारणा शक्ति है। और वह धारणा शक्ति कहां से आती है? वह धर्म से आती है। धर्मो धारयति प्रजा, क्योंकि धर्म प्रजा को, संपूर्ण समाज को धारण कर लेता है। वह धारणा की शक्ति हमारी बुद्धि में समाहित होती है और धर्म के माध्यम से समाहित होती है। इसीलिए वह शक्ति होनी चाहिए। धर्म की पढ़ाई पर हम कहीं नहीं ध्यान देते क्योंकि वह सांप्रदायिक विषय हो जाता है। अरे धर्म किसी संप्रदाय विशेष का होता ही नहीं है, वह विश्व मानवता का होता है, वह संपूर्ण जीव चराचर का होता है। धर्म को किसी संप्रदाय में आप क्यों बांटते हैं? अगर इस प्रकार की स्थिति करते हैं तभी तो अव्यवस्था फैलती है। जब भी हम धर्म को एक व्यापक रूप में देखेंगे तो हमारी बुद्धि का पैमाना वह धर्म मिलेगा, और उस दृष्टि से हमें धर्म की पढ़ाई अवश्य करानी चाहिए और हर कक्षा में यह बात पढ़ाई जानी चाहिए। सभी धर्म का मूल सार तत्व वही है। जैसे कहते हैं ना कि पुराणकार महामुनि व्यास देव ने कहा कि परोपकार है पुण्याय पापाय परपीड़न, दूसरों को दुख देना पाप है,
और दूसरों का उपकार करना पुण्य है। इतनी सी बात तो सभी धर्मों का रहस्य है। और यह बात समझाने के लिए हम इतनी बार सोचते हैं कि धर्म की बात करें या न करें, करें तो किसके धर्म। तो धर्म में अंतर है ही कहाँ। आप कुरान की भी अच्छी चीजें पढ़ने के लिए दे सकते हैं, आप बाइबल की भी अच्छी चीजें दे सकते हैं, आप गुरु नानक देव की भी अच्छी चीजें दे सकते हैं, आप गीता और रामायण आदि के ग्रंथ की भी अच्छी चीजें दे सकते हैं। वहां भेद नहीं रहती। भेद बुद्धि जो ही आ जाती है, हमारा धर्म स्खलित होने लगता है, धर्म चूकने लगता है, हमारी बुद्धि के कारण, हमारी निम्नता के कारण। तो ये जो सारी चीजें हैं, इस पर भी शिक्षा नीति में विचार करने की आवश्यकता है, करना चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने शिक्षण संस्थान है, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, इस सब को सुचारू चलाने के लिए जब देश एक शासन से चल सकता है, तो एक नीति से पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था, एक सिलेबस से पूरा का पूरा देश की जो सारी कक्षाएं हैं, एक निश्चित सिलेबस के आधार पर क्यों नहीं संचालित हो सकती। यह क्या है, यह जो बात आई नई शिक्षा नीति में कि प्रारंभिक शिक्षाएं स्थानीय बोलियों में दी जाए, आगे की बोली, अभी कटुमनी साहब भी कह रहे थे, यह बात मुझे बहुत अटपटी सी लगी। क्या मान लीजिए उत्तराखंड का विद्यार्थी है, यहाँ से गढ़वाली में सारी शिक्षा लेकर के गया, अब आगे दूसरी जगह अगर एडमिशन कराए कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी में, मान लीजिए चेन्नई चला गया या आईआईटी कानपुर चला गया, खड़गपुर चला गया, बनारस चला गया, कहीं भी चला गया, अब वहां जाकर के फिर नई तरह की पढ़ाई अगर उसे पढ़नी पड़ी, फिर क्या वहां की बोली में पढ़े, तो पूरी जिंदगी बस अगर भाषा ही सीखता रह जाए तो फिर विषय कब पढ़े। इन चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल लोगों को, जनता को, अलग अलग स्थान के लोग खुश हो जाएं इसलिए हम बात करें, यह ठीक नहीं है। हम राष्ट्र को भूले नहीं, राष्ट्र की चेतना एक भाषा में चलनी चाहिए, राष्ट्र का प्राण प्रवाह एक भाषा में हो कि सबके भीतर एक जैसा रस है। हमें इस दृष्टि से सोचना चाहिए था कि हम सब मिलकर के राष्ट्र का ही तो विकास करेंगे, तो हमारी एक भाषा क्यों नहीं बन पाती। हम एक, चाहे कोई भी भाषा हो, उत्तर की हो, दक्षिण की हो, कोई भी भाषा हो, एक भाषा हो, एक बार सब लोग उस भाषा को सीखें और सारा ज्ञान का मंडल उस भाषा के अनुसार से आगे बढ़े। हम यह क्यों नहीं सोच पाते। तो इस दृष्टि से हमें विचार करना होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, बहुत सारी बातें हैं शिक्षा नीति के बारे में कहने को, बहुत सारी बातें मैंने देखी भी हैं, इसमें टिक लगा करके भी रखा था, लेकिन मुझे लगता है कि बोलते बोलते मुझे कभी समय का पता ही नहीं चलता। जब धारा में बह जाता हूं तो विदुषी का समय मुझे लगता है कि मैंने अतिक्रांत कर दिया है। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सबको साधुवाद देता हूं, आप सबको प्रणाम निवेदित करता हूं और वाग्देवी सरस्वती को प्रणाम करता हूं, जिनकी कृपा से यह जिह्वा आप सबके सामने कुछ कह देती है और आप लोग उसे पसंद कर लेते हैं। आप सबको पुनः पुनः साधुवाद, सादर अभिवादन, सादर प्रणाम। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने भारतीय संदर्भों में शिक्षा की आमूलचूल व्यवस्था को बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे सामने रख दिया है और जितने भी प्रतिभागी श्रोतागण हैं सबको बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला आपका वक्तव्य रहा सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक के क्या कर्तव्य होने चाहिए, शिक्षक के लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए, शिक्षार्थियों के लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए, शिक्षार्थी का क्या कर्तव्य है, वहां से लगा करके शिक्षा व्यवस्था के जो नियामक संस्थाएं हैं और आधारभूत शिक्षा से लेकर के बुनियादी शिक्षा व्यवस्था और तकनीकी शिक्षा के सभी पहलुओं को आपने अपने वक्तव्य में बखूबी सर छुआ, स्पर्श किया और बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य के साथ में बहुत ही प्रेरणास्पद आपके वचन रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार। सर, अगर आप हमारा निवेदन स्वीकार करें तो हम चर्चा सत्र की ओर बढ़ते हैं। हो सकता है कि हमारे जो प्रतिभागी जन जुड़े हुए हैं उनकी कोई जिज्ञासाएं हो सकती हैं। जो लोग YouTube से जुड़े हुए हैं वे चैट बॉक्स में अपने जिज्ञासा और प्रश्न रख सकते हैं, उसे यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। और जो लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं वे अगर चाहते हैं तो अपने माइक को अनम्यूट करके स्वयं चर्चा में भागीदारी कर सकते हैं। हमारे लिए केवल 10 मिनट का समय है। यदि कोई प्रतिभागी कोई प्रश्न रखना चाहें तो सादर आमंत्रित हैं। अपने माइक को अनम्यूट कर आप अपनी बात रख सकते हैं। हर्षराज ने अपना माइक अनम्यूट किया है, अगर आप अपनी बात रखना चाहें तो स्वागत है हर्षराज जी।
जो लोग यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, एक बार पुनः सूचना देती हूँ कि आप लोग चैट बॉक्स में अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। निर्भया जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? यदि किसी की कोई जिज्ञासा है तो स्वागत है आपका। YouTube चैनल से जुड़े हुए प्रतिभागी भी अगर कोई अपनी बात रखना चाहते हैं, स्वागत है आपका। जो लोग इस मंच से जुड़े हुए हैं वे अगर कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो अपने माइक को अनम्यूट कर आप चर्चा में भागीदारी कर सकते हैं। स्वागत है। कई प्रबुद्धजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता सर कि दोनों ही विद्वान वक्ताओं के इतने बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यानों के बाद में कोई प्रश्न या समाधान बचता है, और अगले 2 दिन और हैं हमारे पास में जिसमें कि हम लोग सुनेंगे विद्वान वक्ताओं को। तो शायद कई सारी जिज्ञासाएं जो नई शिक्षा नीति के संदर्भ में रही हैं वे सभी समाप्त हो जाएंगी। मैं एक बार सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक फीडबैक लिंक चैट बॉक्स में डाला गया है, आप लोग उसको भर दीजिएगा और आज की आपकी उपस्थिति उससे मान्य रहेंगी। यूट्यूब पर भी हम भेज रहे हैं। सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। आदरणीय प्रोफेसर कुट्टीमणि सर और डॉक्टर राम विनय सर, आपने हमें इतना सम्मान किया और हमारे निवेदन को स्वीकार किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रबुद्ध श्रोतागण हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सभी को हार्दिक धन्यवाद। कल हम पुनः 11 बजे मिलते हैं और सभी के लिए यूट्यूब की लिंक और 3 दिन का जी 3 दिन का है और बिल्कुल आपके पास में लिंक सभी मेल पर आ जाएंगी। जिनके पास आज प्रातः हमें यूट्यूब की लिंक भेजी गई है उन्हें भी हम प्रातः आज शाम तक ही मेल पर उपलब्ध करा देंगे। सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। हेलो मैम। हाँ जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए। मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार विद्यार्थियों को क्या लाभ मिलता है? विद्यार्थियों के लिए इसमें क्या सुविधाएं की गई हैं? बिल्कुल आपके प्रश्न का समाधान किया जाएगा। सर आप कुछ मार्ग निर्देश करेंगे? आदरणीय डॉक्टर राम विनय सर विद्यार्थी हैं हमारे यहाँ के और कुछ जानना चाह रहे हैं, क्योंकि युवाओं का यही है कि हम हमारे लिए क्या है नई शिक्षा नीति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विद्यार्थियों के लिए भी इसमें दिया है कुछ जो है बिंदु। उन्होंने शिक्षा नीति में ये जो शिक्षण संस्थान में जो कदम उठाए जाएंगे उन्हीं से विद्यार्थियों का भी लाभ होगा। तो शिक्षण संस्थान में अनेक प्रकार के जो समावेशी कदम उठाए गए हैं पाठ्यक्रम आदि के लिए, और बहुत प्रकार की जो चीजें हैं सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित छात्र हैं उन सबको वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति आदि प्रदान करने की जो बात कही गई है शिक्षा नीति में, वे सब विद्यार्थियों के हित की ही बातें हैं। और साथ ही साथ उच्चतर शिक्षा के अवसर और छात्रवृत्ति से जुड़ी जो जागरूकताएं हैं उसके प्रचार प्रसार से संबंधित बातें बताई गई हैं। ये सब विद्यार्थियों के हित के ही प्रकल्प है। तो इसे जैसे ही ये सारी चीजें लागू होंगी तो आपको इसके लाभ भी मालूम होने लगे। जैसे हानियां मालूम होती हैं किसी चीज की, उसी तरह से लाभ भी मालूम होने लगते हैं। तो इस प्रकार से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ कहा कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी कि यह सुनिश्चित करना कि सभी संबंधित इमारतें और अन्य बुनियादी सुविधाएं व्हील चेयर सुलभ और दिव्यांग जनों के अनुकूल हो, यह भी विद्यार्थियों के लिए ही है। साथ ही साथ कहा कि वंचित शैक्षिक पृष्ठभूमि से आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स निर्मित करने जैसी बात भी कही गई है। ये सब विद्यार्थियों के लिए ही है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए जो अकादमिक सहायता और सलाह आदि प्रदान करने की बात है, ये सारी चीजें भी शिक्षा नीति में कही गई हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे विषय हैं जो कालक्रम से जैसे ही ये चीजें लागू होंगी तो धीरे धीरे आप सब तक पहुंचने लगेंगी। और विद्यार्थियों के हित, समाज के हित को देख करके ही कोई भी नीति बनाई जाती है। हर नीति में कुछ अच्छाई होती है, कुछ दोष भी होते हैं, लेकिन अच्छाइयों को हमें ग्रहण करना है। कोई कमी है उसको छोड़ देना है, आने वाले समय में फिर उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो जो अच्छी चीजें हैं हमें उसको स्वीकार कर लेना है। तो जो हमारे लाभ की चीजें हैं
हम उसे देखेंगे, उसे समझेंगे, क्योंकि हर सरकार समाज के लाभ के लिए जब शिक्षा नीति का निर्माण करती है तो उसमें शिक्षा और शिक्षक के हित की बात की परिकल्पना और इन दोनों के माध्यम से समाज और राष्ट्र के हित की बात की परिकल्पना तो करती ही करती है। इसलिए आश्वस्त रहें कि शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों के हित की भी बात इस नीति में की गई है। अलग अलग प्रकार से वे हित सन्निहित हैं। धन्यवाद सर। और कोई व्यक्ति या प्रतिभागी अपनी बात रखना चाहें चर्चा सत्र में आमंत्रित हैं। हेलो। हाँ जी, स्वागत है। नमस्कार सर, मैं विपुल यादव। नमस्कार नमस्कार, स्वागत। सर मैं जानना चाह रहा हूँ, ये 5+4+4 ये जो इन्होंने बना रखा है, थोड़ा इसको थोड़ा समझा सकते हैं सर? हाँ, ये नीति पर ये आई है, इसमें ये दिया था कि अलग अलग जो व्यवस्था बनाई गई स्कूली शिक्षा के लिए, कि स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के ढांचे को 5+3+3+4 प्रारूप में वर्गीकृत किया गया है इस शिक्षा नीति में जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार। तो ये जो स्कूली शिक्षा है और उसके आगे की शिक्षा, इस सबको ये 5-3-3-4 जो है यह ईयर है उसमें बांटा गया है। तो उसके आधार पर ये व्यवस्था पूरी शिक्षा नीति में इस पर विस्तार पूर्वक जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें दी गई है। अब आपको मैं इन चीजों को अब स्पष्ट रूप में इसकी की अब यहाँ दिया है बाकायदे। यहाँ स्कूल शिक्षा में इन्होंने व्यवस्था बनाई है कि यह नीति, ये जो कहा ना कि 4-3-3-2-3 ऐसा करके यहाँ पर नया शैक्षिक और पाठ्यक्रम ढांचा है, पूरा का पूरा उन्होंने बनाया है सेकेंडरी के लिए, मिडिल के लिए, प्रोग्रेसिव के लिए, फाउंडेशनल के लिए। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये चीजें हैं। आप चाहेंगे तो आपको फिर भविष्य में हम इसमें उपलब्ध भी करा सकते हैं। आपको इस ग्रंथ में मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ये ग्राफ बना करके भारत सरकार में छापा हुआ, ऐसे साफ साफ दिखाई नहीं पड़ेगा, सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि 10+2 वाली जो स्कूली व्यवस्था है उसको 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती हैं, जैसा कि यहाँ दी गई आकृति में दिया गया है। तो इस आधार पर यहाँ पर जो वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं है, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। नए 5+3+3+4+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर, अब पहले 6 वर्ष तक की बात थी, अब उसे घटा करके 3 वर्ष कर दिया गया। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है, जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो, वे बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सके और खुशहाल रहे। यह एक व्यवस्था इनकी है जिसमें शिक्षा में बच्चों की उम्र को ध्यान में रखते हुए कब कौन सी शिक्षा लें, इस पर है। इस पर विस्तृत चर्चा तो फिर उतना वक्त भी नहीं है, फिर विस्तृत चर्चा कभी करेंगे, या फिर उसे पढ़िएगा, कुछ उपलब्ध कराना होगा तो मैं आपको विदुषी जी के माध्यम से उपलब्ध भी करा सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिलहाल इतनी बात से आप समझें कि वह जो उम्राधारित व्यवस्था है वह व्यवस्था है कि किस में कितने समय तक कहाँ पढ़ाई करनी है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। समय हो गया है वैसे भी, और 2 दिन और हैं हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा करने के लिए। उसमें अभी हम विद्वान वक्ताओं को और सुनेंगे, और जो हमारे प्रतिभागी हैं उनकी जिज्ञासाओं के और समाधान होते जाएंगे। आज हम इस समय सभी को धन्यवाद दे करके एक बार पुनः जुड़ने के लिए आशाओं के साथ में विदा लेते हैं। सभी को एक बार धन्यवाद, सभी को प्रणाम। आदरणीय डॉक्टर राम विनय सर और डॉक्टर के वी कटवाणी सर हमसे अभी जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन उनको भी धन्यवाद देती हूँ। सभी प्रतिभागियों का एक बार पुनः धन्यवाद जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, और जो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जूम प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। फीडबैक लिंक आपको यहाँ पर भेजा गया है, अभी तक अगर किसी ने नहीं भरा है तो कृपया फीडबैक लिंक भर दीजिए ताकि आपकी उपस्थिति मान्य हो जाएगी। सभी प्रतिभागियों से निवेदन है मेरा। सभी को प्रणाम, नमस्कार। जी फीडबैक कहाँ पे दिया हुआ, फीडबैक का कहाँ पे आया मैसेज? सर चैट बॉक्स में जो लिंक आ रही है आप उसे
प्लीज क्लिक कीजिए तो लिंक खुलेगा और फॉर्म है इसमें, आपकी प्रेजेंस हो एक मिनट में खाली फीडबैक ऐड करवानी है। काइंडली म्यूट योर माइक्स। मैम मेरे ये पहले कौन थे गेस्ट, हम उस टाइम उनका सुन नहीं पाए थे, तो फीडबैक में उनका नाम। प्रोफेसर टीवी कट्टीमणि सर कुलपति हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश से, आप जुड़े थे और आप YouTube पर उनका देख सकेंगे। मैं आपको एक बार पुनः YouTube का लिंक शेयर कर रही हूँ, तो आप YouTube लिंक से उनका वक्तव्य सुन पाएंगे। हम आपको मेल भी करेंगे मैम। मैम उनका नाम डालने के लिए यहाँ पे बोल रहा, क्या नाम है? प्रोफेसर टीवी कट्टीमणि। प्रोफेसर टीवी कट्टीमणि, आंध्र प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं आप, और आपने बहुत ही सुंदर वक्तव्य हमारे लिए दिया था। आप को उनका वक्तव्य सुनने के लिए लाभान्वित भी आप हो पाएंगे। मैं YouTube की लिंक भी डाल रही हूँ और आप प्लीज भर दीजिए। डॉक्टर विदुषी, अब मैं फ्री हो जाऊँ? जी बिल्कुल सर, आपने इतना समय दिया, धन्यवाद सर। आप सर बिल्कुल धन्यवाद सर। अच्छा लगा सब लोगों के बीच आकर के। आप सबको पुनः पुनः साधुवाद, पुनः पुनः बधाइयाँ, सादर प्रणाम। सर उत्तराखंड से ही हूँ सर, हमें यहाँ पर कुछ और व्यस्तता रहेगी। आप बिल्कुल सर, आपने इतना समय दिया है, प्रातः से आप व्यस्त रहे हैं, आप लेफ्ट हो सकते हैं। धन्यवाद। यदि आप लोग ने भर दिया है फीडबैक तो प्लीज आप लेफ्ट हो सकते हैं। हम कल पुनः इसी समय मिलेंगे। आपके पास और मेल आ जाएगा YouTube लिंक का, और ताकि आप लोग जुड़ पाएंगे।